Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 20th December 2024. 20 दिसंबर 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं मैंने कवर किए हैं। आज के टॉपिक्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं आप देख सकते हैं। पहले प्रीलिम्स के हिसाब से हम इसरो के सन डायल रॉकेट म्यूजियम के बारे में जानेंगे। देन लीबिया एंड फ्रांस का मैप आज हम देखेंगे। उप्पल पाडू बर्ड सेंचुरी के बारे में जानेंगे, लोकेशन। रेवेन्यू एंड फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। एकलव्य स्कूल्स एंड पीवीटीजीज का क्या इशू चल रहा है वो जानेंगे। नेवर इवेंट्स क्या होते हैं, फिजिकल प्रूडेंस के बारे में, D8 कंट्रीज ग्रुपिंग के बारे में। इसके अलावा बहुत सारी लोकेशंस है जो हम डिस्कस करेंगे, बट दैट इज नॉट आई हैव रिटन, दीज आर द टॉपिक्स। एडिटोरियल्स में दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। शुड देयर बी अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, ये डिस्कशन पेज पे आया था तो आज हम ये देखेंगे। और एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ साउथ कोरिया। तो दीज आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। लेट्स स्टार्ट द न्यूज़पेपर। फ्रंट पेज से हम स्टार्ट करते हैं। पहले जो भी इंपॉर्टेंट है लोकेशंस मैप वो सारा देख लेते हैं। सबसे पहले इंडियन वर्कर्स ट्रैप्ड इन लीबिया। अब यहाँ पे 16 वर्कर्स हैं इंडिया के, जो कि एक लिबियन सीमेंट कंपनी बेंगाजी प्लांट, यहाँ लिखा हुआ है बेंगाजी प्लांट, वहाँ पे फंसे हुए हैं। दे आर प्रोटेस्टिंग कि यहाँ पे उनको वेज सही नहीं मिल रहा है, अनपेड वेजेस हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, एक तरीके से बेगार की कंडीशन है, ठीक है ना। सो दे आर आस्किंग फॉर इंडिया टू हेल्प एंड टेक देम आउट, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। नाउ लेट्स सी द मैप ऑफ लीबिया। लीबिया का मैप अगर आप देखें तो दिस इज द मैप ऑफ लीबिया। सबसे ऊपर आपको वाटर बॉडीज दिखेंगी, गल्फ ऑफ सिद्रा विच इज टचिंग द मेडिटेरेनियन सी। तो गल्फ ऑफ सिद्रा आपको दिख रही होगी, मेडिटेरेनियन सी आपको दिख रहा होगा। बेनगाजी जो मैं बात कर रहा था, बेनगाजी प्लांट जहां पे हमने बात की, तो बेनगाजी जगह देखो कहां पर है, ऊपर ही है, दिख रहा है आपको। गल्फ ऑफ सिद्रा के बगल में देखो तो बेनगाजी आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब लीबिया जो बॉर्डर शेयर करता है वो कहां कहां करता है, तो देखो इधर साइड आपका ईस्टर्न साइड पे इजिप्ट के साथ शेयर करता है, ठीक है ना। देन आपका चैड के साथ शेयर कर रहा है, एंड नाइजर के साथ शेयर कर रहा है, देन अल्जीरिया के साथ शेयर कर रहा है, ट्यूनीशिया के साथ शेयर कर रहा है। दीज आर द कंट्रीज मतलब जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है ना। एंड नाइजर, चैड और ये वाला पार्ट जो है ये सब सहारन पार्ट है। यहाँ पे सहारा डेजर्ट भी आपका, लिबियन डेजर्ट आपको लीबिया में ऊपर दिख जाएगा, है ना। इसके अलावा ग्रेट सैंड सी भी आपको दिखेगा, है ना। दिख रहा होगा ये सारी चीज़। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करता है लीबिया से, नाइजर से भी पास करता है, और अल्जीरिया से भी पास करता है, इजिप्ट से भी पास करता है। तो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का भी आप लोकेशन याद रखिएगा, ठीक है। ट्रिपोली जो इसकी कैपिटल है, ट्रिपोली, ये भी आपको दिख रही होगी, सबसे ऊपर टॉप पे ही है ट्रिपोली। तो दिस इज ऑल अबाउट लीबियन मैप। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आया होगा, लोकेशन आपको समझ में आ गई होगी एटलीस्ट। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड फ्रांस साइन MOU फॉर न्यू नेशनल म्यूजियम। तो इंडिया और फ्रांस ने एक MOU साइन किया है नए नेशनल म्यूजियम के लिए। तो यहाँ पे एक बार फिर से हम देखेंगे जो मैप है ऑफ फ्रांस का मैप हम देख लेते हैं। लेट्स सी द मैप ऑफ फ्रांस। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा फ्रांस का मैप। सबसे पहले बॉर्डरिंग कंट्रीज ही देखते हैं। तो सबसे ऊपर आपको इधर नदन से स्टार्ट करें तो बेल्जियम, जिसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, टच करता है। छोटा सा लग्जमबर्ग भी आपको दिख रहा होगा। देन यू कैन सी, आई थिंक जर्मनी भी यू कैन सी, आई होप यू कैन सी द जर्मनी वाला पोर्शन देयर। एंड नीचे आपको इधर स्विट्जरलैंड दिख रहा होगा, स्विट्जरलैंड जहाँ पे बर्न जिसकी कैपिटल है। एंड देन यहाँ पे आपको इटली दिख रहा होगा, मोनाको इज देयर, इटली इज देयर। एंड एंडोरा आपको दिख रहा होगा, इंडोरा से भी टच करता है। स्पेन टचेस द बॉर्डर ऑफ फ्रांस, स्पेन भी बॉर्डर टच करता है फ्रांस का, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज कंट्रीज एज वेल, कौन कौन सी हैं जो बॉर्डर शेयर कर रही हैं यहाँ पे। इसके अलावा और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर। जैसे इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल डिवाइड करता है फ्रांस को लंदन यूके के साथ, तो इंग्लिश चैनल इज देयर, है ना। देन आपको स्ट्रेट ऑफ डोवर, वहाँ पे डोवर दिख रहा है, डोवर जो ये चैनल टनल लिखा हुआ है वहाँ पे डोवर दिख रहा होगा। देन फ्रांस में ही, फ्रांस वाटर बॉडीज में और किसको टच करता है, तो यहाँ पे आपको अटलांटिक ओशन तो दिख ही रहा है, बे ऑफ बिस्के दिख रहा होगा, बे ऑफ बिस्के वेस्टर्न पार्ट में। देन मेडिटेरेनियन सी आपका सदर्न पार्ट में, ठीक है। प्राइम मेरिडियन जो है वो पास करता है फ्रांस से, प्राइम मेरिडियन भी पास करता है फ्रांस से, क्योंकि लंदन में ही लोकेटेड है मेरिडियन, तो वहाँ से निकलता है और फ्रांस से भी पास करता है। माउंटेन्स में आपको देखो तो यहाँ वोस्जेस माउंटेन, जूरा माउंटेन, मैसिव सेंट्रल एल्प्स दिख रहा होगा, है ना। तो ये याद रखना माउंटेन रेंजेस में, तो वोस्जेस माउंटेन है,
जूरा माउंटेन है एंड यहाँ पे एल्प्स है, रोन रिवर और राइन रिवर, दोनों याद रखना, रोन एंड राइन। राइन तो आपका जर्मनी के साथ जो बॉर्डर है वहाँ से निकलती है, राइन एंड रोन रिवर भी है यहाँ पे, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड यहाँ पे स्पेन के साथ जो बॉर्डर है वहाँ पे पिरिनीज आपका आता है, पिरिनीज आर इन स्पेन, स्पेनिश बॉर्डर में है पिरिनीज, तो पिरिनीज यहाँ पे ये भी माउंटेन रेंजेस है, याद रखिएगा। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल, है ना। अच्छा, आप लोग लाइक जरूर किया करिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है ना तो प्लीज डू लाइक द वीडियोस एज वेल। 110 का टारगेट अपन रखते हैं, छोटा टारगेट, लेकिन लाइक करा करो ना यार, उसमें क्या दिक्कत है, मतलब मुझे अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, है ना। तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। ऐसा गंदा कंटेंट तो बना नहीं रहा हूँ कि आप लाइक ना करें, तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं या न्यूज आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। पोलर सनडायल पॉइज टू बिकम अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पे एक अनयूजुअल सनडायल है जो कि जिसको डिजाइन किया है VSSE यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने इसको डिजाइन किया है। एंड इसको कहाँ पे रखा है डिस्प्ले में? रॉकेट गार्डन में रखा है। याद रखिएगा, रॉकेट गार्डन कहाँ है? रॉकेट गार्डन ऑफ स्पेस म्यूजियम है थुम्बा केरला में। याद रखिएगा, रॉकेट गार्डन ऑफ स्पेस म्यूजियम है आपका थुम्बा केरला में, और ये यहाँ पर रखा गया है बेसिकली विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा बनाया गया है एक सनडायल। देखो, कन्वेंशनल सनडायल जो होता है वो केवल लोकल सोलर टाइम देता है, ठीक है ना। कन्वेंशनल सनडायल्स क्या देते हैं? लोकल सोलर टाइम देते हैं। लेकिन जो पोलर सनडायल होते हैं, जैसे ये है पोलर सनडायल विद एनालिमेटिक करेक्शन, इसको डिजाइन किया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने, है ना, जो कि इसरो की लीड फैसिलिटी है लॉन्च व्हीकल्स की, उसने इसको डिजाइन किया है ताकि ये करेक्ट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दे सके एज वेल एज डेट दे सके, है ना, ये भी डेट भी दे सके, डेट एंड टाइम दोनों दे सके, है ना। तो दैट इज द थिंग विच मेक्स इट डिफरेंट। एनालिमेटिक करेक्शन के साथ ये बनाया गया है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड रॉकेट गार्डन थुम्बा जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया है फायर क्रैकर्स पे बैन थ्रू आउट द ईयर, है ना। दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है? फायर क्रैकर्स पे बैन थ्रू आउट द ईयर। तो बस ये एज अ फैक्ट इसको आप याद रखेगा, है ना। तो दैट इज वन थिंग विच यू कैन डू। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। तो यू कैन मूव हेड विद मी एज वेल, आज मेरे साथ बिल्कुल बढ़ सकते हैं। एकलव्य स्कूल्स स्ट्रगल टू मीट 5% PVTG सब कोटा एंड ड्रॉप आउट्स इज ऑन द राइज। अब यहाँ पे एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल्स के बारे में बताया गया है। आप सबको पता है कि 4 साल पहले सेंटर ने इंट्रोड्यूस किया था एक सब कोटा ऑफ 5% PVTGs का। देखो, एकलव्य स्कूल्स क्या है? एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं एंड दे आर फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट्स, ठीक है ना। पूरे देश में इनको बनाया गया था एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स के नाम पे। ये ट्राइबल ग्रुप्स के लिए बनाया गया था। उसमें भी 4 साल पहले 5% का कोटा इंट्रोड्यूस किया गया था कि वो कोटा बिल्कुल PVTGs के लिए रहेगा, यानी कि जो ट्राइबल्स में भी सबसे बैकवर्ड ट्राइबल्स हैं, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं, जहाँ पे एजुकेशन का लेवल बहुत कम है, जहाँ की पॉपुलेशन थोड़ा ड्विंडलिंग पॉपुलेशन है, इस तरीके के लोग जो बिल्कुल कट ऑफ में है PVTGs, उनके लिए 5% का कोटा डाला गया था। लेकिन अब ये पता चला है कि अभी ये जो 5% का कोटा है ये पूरा नहीं हो पा रहा है। द स्कूल्स आर स्ट्रगलिंग टू गेट इवन द 5% PVTGs, और केवल 3.4% स्टूडेंट्स ही इन स्कूल्स में फ्रॉम PVTG कम्युनिटी ही आ पा रहे हैं। PVTGs आप याद रखिएगा, एक फिक्स नंबर है PVTGs, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड PVTGs है इंडिया में। तेरा 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया, है ना। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है नंबर, लेकिन टोटल 75 PVTGs हैं। और ये वो ट्राइब्स हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा अभी भी प्रिमिटिव मेथड्स यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के, एंड दे आर वेरी मतलब लेस एजुकेटेड। इसके अलावा दे आर अप्लाइंग बिल्कुल ट्रेडिशनल जो मेथड्स होते थे, ट्राइबल मेथड्स, तो वही फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और ये केवल 3.4% ही स्टूडेंट्स भर पा रहे हैं, है ना। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात में हैं, और क्योंकि ये वही स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे अधिक ट्राइब्स भी हैं आपकी, है ना। बट देर ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू मीट द 5%। मध्य प्रदेश में 3.8% ही है स्टूडेंट्स PVTG के, जो 5% का कोटा था उसमें। तो ये बताता है कहीं ना कहीं कि बहुत ज़्यादा अभी भी अवेयरनेस की ज़रूरत है, उसको फैलाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल्स, ये तो पता ही होगा आपको, बाकी मैंने आपको उसमें जो चीज़ें थी बता दी। आगे मूव करते हैं, नेवर इवेंट्स अनएक्सेप्टेबल फेलियर्स इन इम्प्लीमेंटिंग पेशेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। अब ये नेवर इवेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो नेवर इवेंट्स मतलब एक ऐसा इवेंट विच इज़ सीरियस
बट लार्जली प्रिवेंटेबल इंसिडेंट। याद रखिएगा, एक ऐसा इवेंट जो कि सीरियस होता है लेकिन प्रिवेंटेबल इंसिडेंट होता है, जो कि कभी नहीं होना चाहिए था किसी हेल्थ केयर सेटिंग में। जैसे अभी आप लोग देखते हैं ना, कई बार हॉस्पिटल्स में ही आग लग जाती है, हॉस्पिटल में ही शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो वो सब नेवर इवेंट है। क्यों? क्योंकि वो सीरियस इवेंट तो है लेकिन प्रिवेंटेबल इवेंट्स हैं, और वो होने नहीं चाहिए किसी भी हेल्थ केयर सेटिंग में अगर आप प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करो। तो नेवर इवेंट्स आर दोज इवेंट्स विच आर सीरियस but largely preventable incident, and they should never occur in a healthcare setting if proper safety protocols are followed. never event जो टर्म था वो इंट्रोड्यूस किया गया था 2002 में, और इसको इंट्रोड्यूस करने वाली थी नेशनल क्वालिटी फोरम, ये यूनाइटेड स्टेट्स में है, ठीक है ना। नेवर इवेंट्स टर्म 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था नेशनल क्वालिटी फोरम के द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स में, एंड ये अडॉप्ट किया गया है वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा। कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, कनाडा, उन्होंने अपनी लिस्ट भी मेंटेन कर रखी है नेवर इवेंट्स की, है ना। एंड ये लिस्ट हाईलाइट करती है कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिंग हार्म थ्रू सिस्टम, मतलब किस तरीके से आपको सिस्टमिक चेक करने चाहिए, प्रोसेसेस को इंप्रूव करना चाहिए, स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स बनाने चाहिए ताकि इस तरीके के इवेंट कभी हो ही ना। इसीलिए इनको नेवर इवेंट कहा जाता है, होने नहीं चाहिए ये। बट अभी भी दिक्कत ये कि नेवर इवेंट्स अभी भी यूनिवर्सल डेफिनेशन लैक करते हैं। कई जगह इसको सेंटिनल इवेंट्स कहा जाता है, सीरियस रिपोर्टेबल इवेंट्स कहा जाता है ना। एंड हालांकि एक चीज इंपॉर्टेंट है कि दे कैन बी प्रिवेंटेड। सबसे पहली बात है कि इनको प्रिवेंट किया जा सकता है ना। जैसे कि आप सपोज करो हेल्थ केयर में आपने मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया, वो भी अपने आप में एक नेवर इवेंट ही है ना। आपको काटना था लेफ्ट साइड में, आपने राइट साइड काट दी, है ना। इंसुलिन का ओवरडोज आपने दे दिया, तो ये सारी जो इवेंट्स हैं ये भी नेवर इवेंट्स में ही आते हैं। और ये वो इवेंट्स हैं जो कि डिसेबिलिटी कॉज कर सकते हैं, डेथ कॉज कर सकते हैं, ग्रेट डिस्कम्फर्ट कॉज कर सकते हैं टू द पेशेंट्स एंड ऑल, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं ये भी नेवर इवेंट्स के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सबसे इंपॉर्टेंट है, वही ऑथर ने कहा है कि भैया इंप्रूव करना है पेशेंट सेफ्टी को, सबसे अधिक हमको याद करना है और फोकस करना है कि नेवर इवेंट्स को हम जितना एलैबोरेटेड इसकी लिस्ट बना सकें, इसके अलावा पेनल्टीज हम लगा सकेंगे, रूट कॉज एनालिसिस लर्निंग्स हम कर सकें और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बना सकें तो बेटर होगा। तो आपको यहाँ पे देखो कुछ लिस्ट लिखी हुई है, जैसे कई जगह गलत जगह सर्जरी आपने कर दी। हालांकि मैंने आपको एग्जांपल दिया आग वाला, बट वो भी एक तरीके से नेवर इवेंट ही है, वो भी हॉस्पिटल फैसिलिटीज में नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो भी इसी तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉपरली स्ट्रिक्टली नेवर इवेंट्स को उसके बेसिस पे बता रहे हैं कि जैसे आपने ऑपरेशन करना था आँख का, आपने नाक काट दी उसकी, है ना, तो ये नेवर इवेंट हो जाएगा। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, आप लिस्ट एक बार पढ़ लीजिएगा। बट आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ओवरऑल समझ में आ गया होगा आपको। आगे मूव करते हैं, शुड लेजिस्लेचर्स इन इंडिया हैव फिक्स्ड टेन्योर। तो यहाँ पे जो बात है, यहाँ पे पीडीटी आचार्य और एमआर माधवन दो डिस्कशन के लिए आए थे पैनल में, और इनसे पूछा गया कि क्या भैया जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन का 129th अमेंडमेंट बिल जो 2024 में इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में, इट मैंडेट्स अ फिक्स्ड 5-year टर्म फॉर द लोकसभा। इसने कहा है कि भैया फिक्स्ड 5-year टर्म्स होने चाहिए लोकसभा के विद स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शंस अलाइंड टू दिस साइकिल। स्टेट इलेक्शन जो रहेंगे वो अलाइंड रहेंगे इस साइकिल से। तो ऑथर ने कहा एक और चीज इसमें बिल में है कि अगर लोकसभा या कोई स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो जाती है बिफोर कंप्लीटिंग इट्स फुल टर्म, अब सपोज करो 5 फिक्स टेन्योर 5 साल का है, अब अगर कोई भी लोकसभा या स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो जाती है बिफोर कंप्लीटिंग द फुल टर्म, तो फिर मिड टर्म इलेक्शंस होंगे, लेकिन दे विल बी हेल्ड ओनली फॉर रिमाइंडर ऑफ द 5-year टर्म। अब आपको समझो ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक है, ऑथर ने वही बोला है। तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ उनके व्यूज। पीडीटी आचार्य जी का ये कहना है कि देखो सबसे पहली बात तो ये कि साइमल्टेनियस इलेक्शन जब होते हैं, व्हेनेवर द इलेक्शंस आर साइमल्टेनियस, मतलब कि सेंटर और स्टेट के एक साथ इलेक्शन होते हैं, सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि सेंट्रल जो इश्यूज हैं उनके वो ओवरशैडो कर देते हैं स्टेट इश्यूज को, है ना। एंड दैट इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी। एक तरीके से जो फ्रीडम ऑफ द वोटर है वो हैम्पर हो रही है, फ्रीडम ऑफ द वोटर, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि सेंटर में और लोकल इश्यूज में क्या सेलेक्ट करूं, है ना। तो एक तरीके से वो फ्रीडम ऑफ द वोटर इज हैम्पर्ड। पहली चीज ऑथर ने ये बोली है। दूसरी चीज जो ऑथर ने बोली वो ये बोली कि भैया पीडीटी आचार्य का भी मैं आपको बता रहा हूँ, पहला मैंने आपको बताया। दूसरा जो उन्होंने बोला कि भैया आपने क्या बोला,
कि आपको अभी जो प्रेजेंटली जब आप एक बार इसको लागू करोगे तो सेंट्रल इलेक्शंस के लिए आप क्या करोगे, बाकी स्टेट्स के असेंबलीज को डिसॉल्व करना पड़ेगा आपको, तभी तो आप एक साथ इलेक्शन कर पाओगे, क्योंकि अभी तो टेन्योर सबका अलग अलग है। तो जब आप इस तरीके से प्री मैच्योरली उनको डिसॉल्व करोगे तो दैट विल हैम्पर द फेडरलिज्म। ऑब्वियस सी बात है, स्टेट गवर्नमेंट्स अपना टेन्योर अगर पूरा नहीं कर पाती हैं और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट केवल इलेक्शंस के लिए उनको डिसॉल्व कर देती है, तो दैट विल कम अंडर द थ्रेट टू फेडरलिज्म, ऑथर ने कहा है। हालांकि एम आर माधवन का ये कहना है कि देखो ये बिल्कुल गलत कहना आपका है कि अगर दोनों इलेक्शन साथ में होते हैं तो जो वोटर्स हैं वो अपने समझ नहीं पाते, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं बहुत सारे स्टेट असेंबलीज के साथ, 4-5 स्टेट असेंबलीज के साथ, लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिजल्ट आए हैं। तो मतलब कि वोटर्स के आप इंटेलिजेंस पे शक नहीं कर सकती है, एम आर माधवन का कहना है, ठीक है ना। दूसरी चीज एम आर माधवन की ये कहना है कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये थ्रेट टू फेडरलिज्म भी नहीं, क्योंकि ये बिल जो है वो स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रहा है टाइमिंग ऑफ द इलेक्शन। अब देखो सारे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, उनका ये कहना है एम आर माधवन का कि बिल स्टैंडर्डाइज कर रहा है टाइमिंग को, इसलिए आप इसको थ्रेट टू फेडरलिज्म ना समझें, ये वन टाइम रहेगा, बाकी उसके बाद तो सब अलाइंड रहेगा। अब देखो इशू दोनों जहां पे एग्री करते हैं वो ये है, मैं आपको एक और बताता हूं, अभी तो इशू आपने समझ, दोनों जहां पे एग्री करते हैं वो ये इशू है कि देखो अब क्या है, मान लो आपकी 5 साल की टेन्योर थी, आपके 4 साल में डिसोल्यूशन हो जाता है, या सपोज करो 3.5 साल में डिसोल्यूशन हो जाता है लोकसभा का, तो अब 6 महीने लग जाएंगे लगभग नए इलेक्शन में, मिड टर्म में, तो अब 4 साल, अब आपके 4 साल बीत गए और इलेक्शन हो, अब जो इलेक्टेड बॉडी आएगी वो केवल 1 साल के लिए आएगी। अब आप सोचो इतनी बड़ी पूरी प्रोसेस होगी मिड टर्म इलेक्शन की, बट दैट विल ब्रिंग द बॉडी ओनली फॉर 1 ईयर, क्योंकि उसमें लिखा है ना कि केवल रिमेनिंग टर्म के लिए आएगी, क्योंकि अगर वो फिर से 5 साल के लिए आई तो फिर से मिसमैच हो जाएगा। तो ऑथर ने कहा ये एक सबसे बड़ा इशू है कि बार बार जो मिड टर्म के बाद में भी आएंगे वो केवल अपने रिमेनिंग टर्म के लिए आएंगे ना, सो दैट इज क्वाइट प्रॉब्लमैटिक, ऑथर ने कहा है। दूसरा ऑथर ने ये कहा, दोनों जो यहाँ पे एग्री कर रहे हैं कि इस बिल से अभी भी वो वाली जो प्रॉब्लम्स थी, यानी डिफेक्शन की प्रॉब्लम, हॉर्स ट्रेडिंग की प्रॉब्लम, ये सब अभी भी नहीं सुधरेगी, है ना, दीज प्रॉब्लम्स विल कंटिन्यू टू हैम्पर। तो इसलिए कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, अभी हमको अपना जो सिस्टम है वही चलाते रहना चाहिए, प्लस जो दूसरे बड़े प्रेसिंग इशूज़ हैं उनको सॉल्व करने की जरूरत है, ये कोई इशू नहीं है अभी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला एडिटोरियल है द पॉलिटिकल क्राइसिस इन साउथ कोरिया। आपको कुछ नहीं है, सब बहुत खास नहीं है कि मैं साउथ कोरिया के बारे में पूरा आपको बताऊंगा, बस ये आप याद रखना, यून सुक योल जो थे ये प्रोसिक्यूटर जनरल थे, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट 2022 में बनाए जाते हैं, बट चूंकि इनके पास लिमिटेड पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, प्लस इनको अपोजिशन को हैंडल करना भी नहीं आ रहा था, तो हुआ क्या कि अभी रिसेंटली इनके रिलेशन स्ट्रेन हो गए पब्लिक के साथ भी और अपनी खुद की पार्टी के साथ भी। तो जब इनको लगा कि अपोजिशन काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उन्होंने 3 दिसंबर के दिन क्या किया, मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है ना। हालांकि मार्शल लॉ 10-12 घंटे के अंतर्गत ही हटा दिया गया वोटिंग के थ्रू, और वोटिंग के थ्रू जब हटा दिया जाता है, सिंपल मेजोरिटी से हटाया जा सकता है साउथ कोरिया में, तो वहां पे हटाने के बाद फिर इनको इम्पीच किया गया। इम्पीचमेंट के बाद इनको यून को हटा दिया गया, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल वहां पे तरीके से, एंड ही वाज रिमूव्ड, बट उन्होंने रिफ्यूज किया रिजाइन करने से और कहा कि मैं इसको चैलेंज करूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। हालांकि अभी ये नहीं है वर्तमान में, बट नाउ ही इज सेइंग दैट ही विल डू दिस एंड दैट, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जाएंगे, ये सब चीज़ें, बट वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है अभी भी, और जो नए भी आए हैं तो वहाँ पे भी कुछ दिक्कतें ही चल रही हैं। तो दैट इज व्हाट हैज बीन देयर इन दिस आर्टिकल। आरबीआई कॉल्स फॉर स्टेट्स सस्टेन्ड फिस्कल प्रूडेंस। अब यहाँ पे फिस्कल प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? फिस्कल प्रूडेंस का मतलब सिंपल ये होता है कि आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खर्चा करना है, मतलब जो आपका एक्सपेंडिचर है उसको कंट्रोल करना है, आपको रेवेन्यू को सोर्सेज बढ़ाने हैं, आपको प्रूडेंस दिखानी है, जैसा अपने घर में अपन दिखाते हैं प्रूडेंस दिखाते हैं, है ना, तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। डेट को आपको कंसोलिडेट करना है, रिपोर्ट करो आपकी क्या लायबिलिटीज हैं, बोरोइंग्स को आप वो करो, लिमिटेड करो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिस्कल प्रूडेंस के अंतर्गत आती हैं। अब देखो इस आर्टिकल में 2 चीज़ें और है, ये तो ठीक है, फिस्कल प्रूडेंस आप समझ गए, इसमें मेन चीज़ थी कि फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट को कंट्रोल करना है। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, फिस्कल टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर अगर आप करते हो, तो अगर आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है ना, टोटल देखो मैं लिख के दे देता हूँ, फिस्कल डेफिसिट जो होता है इकोनॉमी का वो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर होता है। अब मान लो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और आपका रेवेन्यू कम है, तो
तो ऑब्वियस सी बात है आपको डेफिसिट मिलेगा, है ना, क्योंकि माइनस में आ जाएगा तो ये आपको फिस्कल डेफिसिट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर जब आप टोटल करते हो, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, तो आपको मिलता है फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट का लिखा है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है कि आप जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट में ही माइनस करते हो, मतलब रेवेन्यू वाला पार्ट जब देखते हो केवल रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उसको कहते हैं अपन रेवेन्यू डेफिसिट। अब एक बार मैं रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको बताता हूँ। रेवेन्यू रिसीट का मतलब होता है ऐसी इनकम जो स्टेट अर्न करता है टैक्सेस के थ्रू, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स हो या फिर कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट, इंटरेस्ट और डिविडेंड। लिख लो इसको, बिल्कुल यही लिख लो। रेवेन्यू रिसीट में क्या क्या आता है? इनकम जो कि अर्न करता है थ्रू टैक्सेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एंड नॉन टैक्स रिसोर्सेज के थ्रू जो अर्न करते हैं, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड्स के थ्रू, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है? ऐसी एक्सपेंडिचर जो आप इंटरेस्ट पेमेंट में करते हो, डिफेंस में करते हो, सब्सिडीज में करते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करते हो, फाइनेंशियल ग्रांट्स में करते हो। हालांकि कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो मेंटेनेंस एंड एक तरीके से कहना चाहिए वेलफेयर एक्सपेंडिचर में आता है। ये डायरेक्टली कोई एसेट क्रिएट नहीं करता, रूटीन और रिकरिंग एक्सपेंसेस को कवर करता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका रूटीन और रिकरिंग एक्सपेंडिचर को वो करता है, केटर करता है, मेंटेनेंस को केटर करता है, वेलफेयर एक्सपेंडिचर को केटर करता है, ठीक है ना। और रेवेन्यू रिसीट जो है इट इज इनकम थ्रू डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्लस कुछ नॉन टैक्स रिसोर्सेज भी हैं जैसे कि प्रॉफिट, इंटरेस्ट और डिविडेंड। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है? तो एक्सपेंडिचर जो कि पेमेंट, डिफेंस, सब्सिडी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल ग्रांट्स, इन सब में दिया जाता है डे टू डे वर्किंग और वेलफेयर के लिए, तो वो आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग रेवेन्यू डेफिसिट। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट है। यू कैन मूव हेड विद मी, बिल्कुल आप बढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा इजरायली एयर स्ट्राइक्स हिट येमेन्स रेबल हेल्ड कैपिटल एंड पोर्ट सिटी। तो इसराइल ने 2 सिटीज पे अटैक किया येमेन की, तो उन सिटीज के नाम देखो लिखा है होडेडा एंड सलीफ एंड रास ईसा ऑयल टर्मिनल ऑन द रेड सी। तो ये देखो आपको दिख रहा होगा जगह कहाँ पे लिखा है सिटीज का, देखो होडेडा लिखा है, होडेडा एंड सलीफ, ये सलीफ दिखा है। इसके अलावा रास ईसा ऑयल टर्मिनल ऑन द रेड सी, यहाँ पे अटैक किया है किसने? यहाँ के हाउदी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया था इसराइल ने, क्योंकि हाउदीज ने अटैक कर दिया था इसराइल में। तो होडेडा और सलीफ याद रखना, यमन में है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आजकल पूछता है यूपीएससी। तुर्की ईरान कॉल्स फॉर पीस यूनिटी इन सीरिया। अब यहाँ पे देखो 8 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज की 8 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज के बारे में मेंशन्ड है। ये ग्रुपिंग है जिसको D8 ग्रुपिंग कहते हैं, D8 ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये D8 ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इसमें 8 मेंबर्स हैं, बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान एंड टर्की। एंड दीज आर D8 या डेवलपिंग 8 बोलते हैं इनको। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एस्टैब्लिशमेंट 1997 में हुआ था टू प्रमोट द इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग इट्स मेंबर्स। 8 D8 में कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान एंड टर्की। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज 8 कंट्रीज और आपको ये याद रहेगा। इन्होंने अभी रिसेंटली बोला है रिगार्डिंग द पीस इन सीरिया, पीस इन गाजा एंड ऑल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। D8 इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ था देखो, तो यहाँ देखो लिखा है फोकस्टोन व्हाइट हॉर्स। ये लैंडमार्क है, इट्स अ ब्रिटिश लैंडमार्क, आप देख भी सकते हैं, है ना। इस तरीके से ये रेनडियर आपको दिख रहा होगा, लाल रंग की इसकी नोज है। फोकस्टोन व्हाइट हॉर्स बोलते हैं इसको। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।